नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि SGPGI की एग्ज़ाम की डेट आ गई है, उसका सिलेबस भी आ गया है। और मेरी पिछली वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया था कि आप सब्जेक्टिव को कैसे पढ़ना है और नॉन सब्जेक्टिव को कैसे पढ़ना है। और इसी की आगे वाली कड़ी में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसका कि मैं पहला वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहें तो उस चीज़ को नोट्स भी कर सकते हैं और अपने पास नोट डाउन करके भी लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कंटेंट कैसा है, क्या है। क्योंकि ये नोट्स मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की थी तो खुद अपने हाथों से तैयार किए थे। तो उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स थे जो मैंने अपने हाथों से बनाए थे, शायद आपको कुछ काम आ जाए। आज के जो नोट्स होंगे बेसिकली मेरे ब्लड के जो टॉपिक होता है, ब्लड्स, उसके ऊपर होंगे। उसमें थोड़ा बहुत एसिड बेस बैलेंस का भी टॉपिक रहेगा। चलिए देखते हैं आगे उस नोट्स को। जब हम टॉपिक पढ़ते हैं एसिड बेस बैलेंस तो उसमें हम कई चीज़ें पढ़ते हैं, तो मुझे भी याद नहीं होता था, इसलिए मैंने कुछ टिक्स बना के रखी थी। जैसे कि पहला पॉइंट होता है हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन यानी कि हाइपोवेंटिलेशन किस कंडीशन में होगा? जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन होगी। जब पेशेंट सांस कम लेता है तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन बनती है, इसलिए उसको हाइपोवेंटिलेशन से इंडिकेट करते हैं। अब सेकंड नंबर पर आता है हाइपरवेंटिलेशन। जब हाइपरवेंटिलेशन की कंडीशन होती है तो उसमें रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है। इसी के साथ दो मेटाबॉलिक वाली कंडीशन भी होती हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस डायरिया की कंडीशन में होता है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वोमिटिंग की कंडीशन जब होगी तब उसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। इनकी बेसिस पे हम ट्रिक्स से जांच लेते थे कि एसिड बेस बैलेंस में पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस है। अब बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल होती है, सेल मेनली दो चीज़ों से बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म बना होता है उसमें 70% वाटर होता है और 30% सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। और एक होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को ही मिला के प्रोटोप्लाज्म होते हैं। एक होता है साइटोसोल। जब उस प्रोटोप्लाज्म में से सारे सेल के ऑर्गेनल्स को रिमूव कर दिया है तो उसको हम साइटोसोल कहते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड सिंथेसिस के काम में आता है। अब इसके आगे बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को हम सेल का इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं। इसमें 65% RNA से बना होता है और 35% प्रोटीन बनी होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसमें खुद का DNA होता है और ये इसी के अंदर इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पावर बनती, ATP फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। अब DNA और RNA दो स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें कि DNA होता है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, और जबकि RNA में होता है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल। ये होता है। इसी में आगे देखते हैं, एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बैक ऑफ सेल भी कह सकते हैं हम लाइसोसोम को। और प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है? DNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है mRNA में। और न्यूक्लिक एसिड है, साइटोप्लाज्म रेशियो का रेशियो रहता है 1:4 या 1:6। कई किताबों 1:4 मिलेगा, कई किताबों 1:6 मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स की। बॉडी फ्लूइड्स दो तरीके के बॉडी में, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो कि 70% होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि 30% होता है। अब इसका परसेंटेज भी होता है। मेनली ये बॉडी फ्लूइड होता है एडल्ट में 60% होता है वेट का, और कि ओल्ड में 55% होता है, जबकि इन्फेंट में पूरे बॉडी वेट का 80% होता है। अब जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो 30% होता है, उसको भी डिवाइड किया गया है। इसमें 22% इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, 6% प्लाज्मा होती है, 2% एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है। अब इसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन मेनली तीन तरीके की बनी होती है।
प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप की होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, जिसमें एल्बुमिन का परसेंटेज होता है 4.7%, ग्लोबुलिन का होता है 2.3% और फिब्रिनोजन का 0.3%, टोटल होता है 7.3%। अब इसकी ऑस्मोलेट के होते हैं 36 mmHg, ऑन्कोटिक प्रेशर होता है इसका 28 mmHg, जिसमें से एल्बुमिन है 22 mmHg का ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करती है। अब बात करते हैं हम सेल की। सेल बेसिकली ब्लड जो है दो सेल टाइप के सेल से बना होता है, जिसमें 45% सेल्स होती हैं और 55% प्लाज्मा होता है। आरबीसी का नंबर होता है 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूब mm, जबकि डब्ल्यूबीसी का साइज होता है 4000 to 11,000 सेंटीमीटर पर क्यूब mm, जबकि प्लेटलेट होता है 1.5 to 4 लाख पर क्यूब mm। जबकि प्लाज्मा जो बना होता है उसमें 90 to 92% वाटर होता है, 8% सॉलिड होता है। जबकि सॉलिड में होता है आपका ऑर्गेनिक में सोडियम पोटेशियम होता है, इनऑर्गेनिक में आपका एंजाइम होता है, हार्मोन होता है। ठीक है। अब जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आरबीसी स्प्लीन में बनती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में लिवर में बनती है और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी बोन मैरो में बनती है। और आफ्टर बर्थ जो होती है, जो मेम्ब्रेनस बोन होती है, जैसे कि स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा, इनमें बनती है। अब बात करते हैं कि कुछ फैक्टर होते हैं जो एरिथ्रोपोइसिस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें होता है एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन होती है, आयरन होता है, प्रोटीन होता है, फॉलिक एसिड होता है एंड विटामिन B12 होता है। मैंने इसकी मतलब एरिथ्रोपोइसिस की स्टेज को याद करने के लिए एक ट्रिक लिख रखी थी, जिसको हम पाइलार्म कहते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जिसमें पी का मतलब होता है प्री एरिथ्रोब्लास्ट 20 माइक्रो और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट 15 माइक्रोन, और आई से मतलब इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट होती है। उसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट 10 माइक्रोन और रेटिकुलोसाइट 8 माइक्रोन और मैच्योर आरबीसी का 7.2 माइक्रोन होता है और बाइकॉनकेव और डिस्क शेप की होती है। इसमें कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से एरिथ्रोपोइसिस की जो कंडीशन रेटिकुलोसाइट तक बनने में 5 दिन लगते हैं और रेटिकुलोसाइट से मैच्योर आरबीसी बनने में 2 दिन लगते हैं। उसके बाद इसके आगे का पार्ट्स जो है, जैसे कि आरबीसी के बाद आता है डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में 2 तरीके की साइट होती हैं, एक ग्रेनुलोसाइट होती है और एक एग्रेनुलोसाइट होती है। ग्रेनुलोसाइट में 3 होती हैं, जिसको नैब भी कहते हैं हम। जैसे कि पहली होती है न्यूट्रोफिल्स, जिसका साइज होता है 10 से 12 माइक्रोन और लाइफ स्पैन होता है 2 से 5 दिन, और ये बोस डाइज स्टेन होती है और ये मल्टीलोब होती है। उसके बाद है इस्नोफिल होती है, जिसका साइज होता है 10 से 14 माइक्रोन और लाइफ स्पैन होता है 7 से 12 दिन, और एसिड वाली डाई से रंगी जाती है और इसका मतलब शेप होता है बाइलोब। उसके बाद बेसोफिल का साइज होता है 8 से 10 माइक्रोन, लाइफ स्पैन होता है इसका 12 से 15 दिन, और ये बेसिक डाई से स्टेन की जा सकती है। और इसका भी स्ट्रक्चर बाइलोब होता है। एक होती है एक ग्रेनुलोसाइट में 2 आती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का लाइफ स्पैन होता है 14 से आपका 18 दिन का लाइफ स्पैन, साइज होता है 14 से 18 माइक्रोन और लाइफ स्पैन होता है 2 से 5 दिन। और इसमें लिम्फोसाइट होती है, जिसका साइज होता है 5 से 7 माइक्रोन और लाइफ स्पैन होता है 1 से 2 दिन। आपको मोनोसाइट के ही ब्लड वाले टॉपिक बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पूछा जाता है कि कौन सी डब्ल्यूबीसी की कौन सी सेल होती है जो बीन शेप की होती है या फिर किडनी शेप की होती है या फिर हॉर्स शेप की होती है। इसका सारे का आंसर एक ही होता है। आपको लगे कि ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है, तो इसी तरीके से मैं आगे की और वीडियो आपके लिए बना के डालता रहूँगा, जिससे SGPDI के आने वाले एग्जाम में आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलता रहे और शॉर्ट टाइम में आप क्विक रिवीजन कर सकें। अगर आप ऐसी ही वीडियो को और पाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए चैनल पर वीडियो डालता रहूँगा, तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे अगले नोटिफिकेशन पाने के लिए इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने फ्रेंड के साथ जो नीडी है, जो फ्रेशर है, उसके साथ मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।